हेलो क्लास नाइन्थ। अब हम आ गए हैं आगे का एक्सरसाइज लेके, जिसमें 2.1 और 2.3 है। 2.1 और 2.2 में हम लोग आगे जीरोस के बारे पढ़ेंगे। आई होप आप 2.1 का लेक्चर देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर 2.1 का लेक्चर पहले देखिए, तब आपको 2.2 और 2.3 समझ में अच्छे से आएगा। तो 2.2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्या है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पहले इसको समझते हैं। जैसे कि हम यहां पर लिख दें 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है। अब आपसे हम पूछते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x + 3 at -1, 2 and -3। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू -1 पे कितना होगा, 2 पे कितना होगा और 3 पे कितना होगा। यानी वो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि जब इसमें हम x के जगह पे -1 रखते हैं, तो यहाँ 2 लिखा है इंटू x की जगह पे क्या लिख दिए -1 + 3। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा -2 + 3। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें 1। क्या आ जाएगा 1। अब ये जो 1 आ गया तो हम ये क्या लिखेंगे एट x = -1। जब -1 पुट करें तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। सिमिलरली जब इसमें 2x + 3 में हम x का वैल्यू 2 लेते हैं, तो 2 × 2 + 3, तो ये हो जाएगा 4 + 3 = 7। यानी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू एट 2 कितना आ रहा है 7 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम x की जगह पे -3 रखते हैं, क्या रखते हैं -3, तो 2x + 3, 2 × -3 + 3, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा -6 + 3, और सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा -3। यानी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू -3 पे कितना है -3 आ रहा है। यानी कभी भी अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू पूछ रहा है कि पुट करने पे क्या आएगा, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि सर हम क्या पुट कर रहे हैं और क्या आउटपुट आ रहा है। जैसे कि अगर हमारे पास है x² + 5 और हम x का वैल्यू 2 ले लिए। x का वैल्यू क्या ले लिए 2, तो यहाँ रखेंगे 2 का स्क्वायर, x की जगह पे 2 रख दिए, तो x का स्क्वायर है तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 5, ये हो गया 4 + 5 और ये क्या हो गया 9। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि हम ये क्या पुट किए हैं, तो x = 2 पुट किए, तो ये निकल कर क्या आया है, तो पहले ये पता करना है कि हम पुट क्या कर रहे हैं और निकल के क्या आ रहा है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा एक्सिस के पास। किसके पास चलना पड़ेगा एक्सिस के पास। चलिए अब समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसको समझते हैं हम लोग। जैसे कि हम ले लिए एक पॉलिनोमियल 2x + 3, क्या ले लिए 2x + 3, तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्चुअली f(x) = 2x + 3। क्या लिखते हैं f(x) = 2x + 3। अब ये f(x) क्या है सर, तो देखिए x एक्सिस को हम fy के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं fy के नाम से। और y एक्सिस को हम fx के नाम से जानते हैं। ये हमेशा याद रखिए आप कि y एक्सिस का एक और नाम है, उसको क्या बोलते हैं fy, और x एक्सिस का एक और नाम है जिसको क्या बोलते हैं fx। ठीक है ना, इसको भी फिलहाल याद रखिए, रीजन आपको 11th क्लास में पता चलेगा क्यों इसका इस तरीके से नाम रखा गया है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अब इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर रखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं एक पॉलिनोमियल ले लिए f(x) = x + 3। क्या लिए
ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। अब आप बताइए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? तो अभी आपको पता है कि एफ एक्स किसको लिखते हैं? वाई एक्सिस को। तो एफ एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं? वाई। क्या लिख सकते हैं? वाई। याद रहेगा? ठीक है, घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल काम डाउन, बात को समझो। एफ एक्स मतलब क्या? वाई। ठीक है, अब अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो इसको ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एंड y इज इक्वल टू एक्स का 1 और प्लस 3, y इज इक्वल टू क्या आ गया? 4। यानी जब हम x एक्सिस x1 लिए हैं तो y कितना आया है? 4। यानी x1 लिए हैं तो y कितना आया है? 4 आया है। यानी हो कुछ यूं रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो पुट कर रहे हैं वो x का वैल्यू पुट कर रहे हैं और जो निकल के आ रहा है वो हमारा वो y का वैल्यू आ रहा है। यानी हम पुट कर रहे हैं एब्सिसा और निकल के आ रहा है ऑर्डिनेट। यानी हम पुट कर रहे हैं x कोऑर्डिनेट और जो निकल के आ रहा है वो क्या है? y कोऑर्डिनेट। लेट्स हम ले लिए x इज इक्वल टू -2, यहाँ रख देंगे। y इज इक्वल टू क्या है? x प्लस थ्री और x इज इक्वल टू -2 प्लस 3, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? जब हम x -2 लिए तो y कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, आज बात सुन। तो बस अभी आपको ये समझ लेना है कि जो हम पॉलिनोमियल में पुट करते हैं वो हम क्या करते हैं? x कोऑर्डिनेट पुट करते हैं और जो हमको निकल के आता है वो हमारा क्या आता है? y कोऑर्डिनेट आता है। आज बात सुन, आगे 2.6 पढ़िएगा तो इसके बारे में डीपली कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो अभी आपको ये समझ लेना कि हम जो पुट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? x कोऑर्डिनेट, और जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा? y कोऑर्डिनेट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक और ले लेते हैं, जैसे अच्छा ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है x प्लस थ्री, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब हम बोल रहे हैं x इज इक्वल टू 3, उधर भी है कुछ और ले लेते हैं x -2, हम बोलते हैं x इज इक्वल टू 1 ले लो, तो तुम x की जगह पे क्या रख दोगे? 1 -2, क्या आ जाएगा? -1। यानी क्या हुआ? ये क्या आया जो तुम पुट किए वो क्या पुट किए? इनपुट क्या पुट किए तुम? x, और निकल के क्या आ गया? y इज इक्वल टू -1। इज इट क्लियर? तो हम x कोऑर्डिनेट पुट कर रहे हैं और हमको y कोऑर्डिनेट मिल जा रहा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। थोड़ा सा आपका क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इस बेसिस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3, यानी ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x - 3। 2x - 3 का वैल्यू निकालना है। कब? जब x 0 हो। यानी आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि जब x 0 होगा तो y कितना होगा? जब x 0 होगा तो y कितना होगा? तो हम x ले लिए 0, ये हो गया 5x - 3 है, 5 इंटू एक्स की जगह पे क्या रख देंगे? 0 - 3, ये हो जाएगा 5 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा? -3। यानी क्या हो गया? यानी ये हुआ कि जब हम x 0 ले रहे हैं उस समय y का वैल्यू क्या आ रहा है? -3 आ रहा है। आ रही बात समझ में? जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इस पोलिनोमियल का जब x का हम -1 ले रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है? यानी हम जब x इज इक्वल टू -1 ले रहे हैं तो x 5x - 3 है, 5 इंटू -1 -3 हो जाएगा -6 - 3, ये हो जाएगा -9। तो अब क्या हुआ? अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब हम x -1 लिए तो y का वैल्यू कितना आया है? 9 आया। तो यहाँ पे ओपनली आपको ये नहीं बोल रहा है, यहाँ पर ये आपको ओपनली नहीं बोल रहा है, यहाँ पे आपसे सिर्फ ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ x इज इक्वल टू 1। तो जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं? y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। इज इट क्लियर? इस तरह पूछ रहा है x इज इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू क्या होगा इस पॉलिनोमियल का? तो x इज इक्वल टू जब हम 2 पुट करेंगे, तो 5x - 3, 5 इंटू 2 - 3, तो ये हो जाएगा 10 - 3 7। यानी जब हम x2 ले रहे हैं तो y हमारा कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। आ रही बात समझ? कोई दिक्कत?
चलिए, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ये आप कर लिए, ठीक है। बट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो अब आपको समझना होगा। जैसे हम एक पोलिनोमियल लिए, लेट्स 2x इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3, और जब हम x यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू कितना आता है, 2x प्लस 3, 2 इंटू एक्स जगह पे क्या रख दिया 1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी 5। इस तरीके से अगर x का हम -1 लिए, ये हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 3, सॉल्व कीजिएगा -1 प्लस 3, ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 2। इसी तरीके से x इज इक्वल टू हम ले लिए -3/2, क्या ले लिए -3/2। अब जब इसमें -3/2 पुट करेंगे +3, सॉल्व कीजिए तो कितना आ गया -3 प्लस 3 कितना आ गया 0, क्या आ गया कितना आ गया 0 आ गया। अब यहां पर आप देखो कि ये केस तो थोड़ा स्पेशल लग रहा है, ये केस थोड़ा स्पेशल लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें ना जब हम x -3 पुट किए तो y कितना आ गया 0 आ गया, y कितना आ गया 0। तो ये जो -3/2 है इसको बोलेंगे कि ये जो है ना जीरोज है, जीरोज ऑफ 2x प्लस 3, यानी ये क्या है जीरोज है 2x प्लस 3 का, यानी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं, यहां से एंट्री होता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल किसको बोलते हैं कि जब भी हम कोई x पुट कर रहे हैं, x पुट कर रहे हैं और पूरा पर y 0 आ जा रहा है, y क्या आ जा रहा है 0, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उस वैल्यू को बोलेंगे हम जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जैसे सपोज कीजिए कि कोई इंसान आपके लाइफ में आता है और एक टाइम के बाद जैसे वो आपके लाइफ में आता है आपका पूरा लाइफ 0 हो जाता है, तो वो आदमी तो आपके लिए कुछ स्पेशल होगा, आप उसका कुछ स्पेशल नाम दीजिएगा, और क्या नाम दीजिएगा, ये बड़ा पनौती आदमी, जैसे मेरी ज़िंदगी में एंट्री मारा हमारा पूरा 0 हो गए हम। तो उसी तरीके से ये जो -2/3 पुट किया गया है इसमें, ये -3/2 इसके लिए कुछ स्पेशल है, क्या है कुछ स्पेशल है, और -3/2 को हम नाम देते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। क्या हो गया जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। नहीं समझ में आया, थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं, घबराना नहीं है, बस आराम से देखते जाना है, समझ में आ जाएगा। जैसे हम ले लिए 5x प्लस 10, 5x प्लस 10 ले लिए, अब लेट्स सम x इज इक्वल टू 1 ले लिए, तो ये आ गया 5 इंटू 1 प्लस 10 दैट इज 15, दैट इज 15। आ रही बात समझ में? तो जब हम x1 लिए तो हमारा y कितना आ गया 15 आ गया, लेकिन अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू -2 लेते हैं, क्या लेते हैं -2, ये हो जाएगा -10 प्लस 10 दैट इज 0, क्या आ गया 0। तो अब ये -2 क्या कहलाएगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, क्या कहलाएगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ये कहलाएगा कि -2 जो है वो इस पोलिनोमियल का क्या है जीरोज है। क्यों जीरोज है, क्योंकि उसको पुट करते ही पोलिनोमियल क्या बन जा रहा है 0 बन जा रहा है। नहीं आया बात समझ में, नहीं आया, ठीक है ना। यानी जब भी हम x पुट कर रहे हैं और y 0 आ जा रहा है तो हम उस वैल्यू को क्या बोलेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स हम ले लिए 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें x का अलग अलग वैल्यू रखने पे हमको y का अलग अलग वैल्यू मिलेगा, लेकिन इसका स्पेशल केस क्या होगा, कब इसका जीरोस क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू -1/2 पुट करते हैं तो देखो 2 इंटू एक्स की जगह पे -1/2 प्लस 1, तो ये 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 क्या आ गया 0 आ गया। तो ये जो -1/2 है वो क्या कहलाएगा जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि ये उसको पुट करते हुए क्या बन जा रहा है 0 बन जा रहा है पूरा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा जीरोज का, व्हाट इज जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, व्हाट इज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। A value which make the polynomial
0, that value is called zeros of polynomial. zeros of polynomial. आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है। सिंपल, अगर सिंपल भाषा में याद रखिए तो कोई भी वैल्यू जिसको पुट करने पे पोलिनोमियल जीरो बन जाता है उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ओके, तो वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को लिख लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड जीरोज। जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर आप कैसे वैल्यू सोच ले रहे हैं कि पुट करने पे वो क्या बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है। तो हम लोग जीरोज निकालते कैसे हैं, जीरोज निकालते कैसे, इसको इस तरीके से समझिए कि हम एक पोलिनोमियल लिख देते हैं 5x - 2, 5x - 2। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका जीरोस क्या होगा, यानी किस वैल्यू पे ये जीरो के बराबर हो जाएगा। x का कौन सा वैल्यू पुट किया जाए कि ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इस पूरे पोलिनोमियल को हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे, जीरो से इक्वेट। सर जीरो से इक्वेट क्यों किए, क्योंकि हम मान लिए कि ये जीरो के बराबर है। ये किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। उस वैल्यू पे ये x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व किए, 5x - उधर जाएगा क्या हो जाएगा +2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/5। तो जैसे ही हम इसमें x का वैल्यू आप पुट करके देखोगे, देख लो साथ में वेरीफाई भी करते चलते हैं। x की जगह पे क्या रख दिए 2/5 - 2 -2 क्या आ गया, 0 आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि जब भी हमको कभी भी किसी पोलिनोमियल का जीरोज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे। क्या कर देंगे, जीरो से इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। वीडियो इसको पॉज करके आप लिखते जाइए, ठीक है ना। जैसे हम ले लिए x + 3/7, अब ये दे दिया। जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस वैल्यू पे ये जीरो के बराबर होगा, यानी इसका जीरोस क्या होगा, ये क्या इसका क्या होगा, जीरोस क्या होगा। तो हम मतलब मान लेते हैं कि ये पूरा किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। क्यों जीरो के बराबर है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x + 3, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता क्या हो जाएगा, 7 × 0 0, x इक्वल टू क्या आ गया -3। अब इसमें आप -3 पुट करके देखो, x की जगह पे -3 प्लस है तो +3/7, 3 +3 और -3 कितना हो जाएगा 0/7, क्या हो गया 0। यानी जैसे हम -3 पुट किए तो ये पूरा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसलिए -3 जो है इसका जीरोस कहलाएगा। तो कभी भी हमको अगर जीरोस निकालना हो तो हम किससे इक्वेट करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं, ठीक है। ये हो गया। ओके, अब हम एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, लेट्स 2x + 3, और आपसे पूछते हैं कि इसका जीरोस क्या होगा, इसका जीरोस क्या होगा। तो आप इसको क्या करोगे, देखिए आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है। पहले आपको समझना होगा कि हम पूछ रहे हैं व्हाट इज द जीरोस ऑफ 2x + 3, इसका जीरोस क्या होगा। अच्छा, अगर आप ऐसे सोचिए कि आपसे क्या पूछ रहा है कि हम x का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, क्या पुट करने पे y 0 आ जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि जो हम पुट करते हैं वो x कोऑर्डिनेट पुट करते हैं, और जो हमारा आउटपुट आता है वो क्या आता है, y कोऑर्डिनेट आता है। तो ये हमसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है कि x क्या पुट करें कि y क्या आ जाए 0। तो हम मान लेते हैं कि हम x कुछ भी पुट किए हैं, अब मालूम नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लिए कि y क्या आ गया 0 आ गया। क्यों, क्योंकि x का पता नहीं है, अब यही तो निकालना है हमको। तो ये पूरा पोलिनोमियल क्या है, पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किस केस में, जब y 0 होगा तो हम इसको क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर लेंगे। तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, +3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, और x इक्वल टू क्या आ गया -3/2। तो जब भी आपको जीरोस निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, 0 से इक्वेट करना होगा। ओके, अब कुछ इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, हम वर्ड प्रॉब्लम को देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे बोला हुआ है कि द प्रेजेंट एज ऑफ सैलिन्स मदर इज 3 टाइम्स द सैलिन्स प्रेजेंट एज। यानी क्या बोल रहा है कि जो सैलिन्स की जो मम्मी का उम्र है वो 3 गुना है सैलिन्स के प्रेजेंट एज से। यानी इनके मम्मी के और सैलिन्स के एज में एक रिलेशन दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं लेट 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 12, 12 × 3 = 24, 24 × 3 = 36,
लेट सैलिल्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स। तो अगर सैलिल्स का प्रेजेंट एज एक्स है तो सैलिल का मम्मी का एज कितना होगा? एज इक्वल टू 3x। क्यों 3x? क्योंकि ये बोल रखा है कि उसकी जो मम्मी का एज है वो सैलिल से 3 गुना है। ठीक है, अब बोल रहा है आफ्टर 5 इयर्स, अब बोल रहा है 5 साल बाद। जैसे मान लीजिए मेरा उम्र अभी 30 साल है, तो 5 साल पहले मेरा उम्र कितना होगा? तो 3 - 5। जैसे आपका अभी एज जो है 15 साल है, तो 5 साल पहले आपका एज कितना होगा? तो 10, यानी 15 - 5, यानी 5 साल पहले एज निकालने के लिए क्या करना होगा? प्रेजेंट एज में से 5 साल माइनस करना होगा। तो लिखेंगे एज, सॉरी यहाँ पे आफ्टर 5 इयर्स दिया, यानी 5 साल बाद बोला है। क्या बोला है? 5 साल बाद, तो हम प्लस करेंगे। जब बिफोर बोलेगा तो माइनस बोलेंगे और माइनस करेंगे, और आफ्टर बोलेगा तो प्लस करेंगे। तो एज आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद क्या होगा? सैलिल्स का एज कितना हो जाएगा? सैलिल्स एज इक्वल टू, तो अभी सैलिल का एज कितना है? x, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? x + 5। सैलिल्स मदर्स एज, सैलिल्स की मम्मी का एज कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 3x + 5। प्रेजेंट एज x है और इनका प्रेजेंट एज 3x है, प्रेजेंट एज 3x है। तो 5 साल बाद इनका एज कितना हो जाएगा? तो इनका हो जाएगा x + 5 और इसका हो जाएगा 3x + 5। आगे क्या बोल रहा है? देयर एज विल बी अप टू 70 ईयर्स, यानी 5 साल बाद इन दोनों के एज को जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 70 साल आ जाता है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के एज को जोड़ेंगे, प्रेजेंट एज को नहीं, 5 साल बाद बोल रहा है। तो x + 5 + 3x + 5 दोनों के एज को जोड़ दिए तो कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। तो ये x और 3x कितना हो जाएगा? 4x, और 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10 = 70। 4x + 10 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? -10। 4x = ये कितना आ जाएगा? 60। x = कितना आ जाएगा? 60/5। तो x का वैल्यू आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। तो बोल रहा है उनका प्रेजेंट एज क्या होगा? तो प्रेजेंट एज में x 12 आ रहा है, यानी x क्या है? सैलिल्स का प्रेजेंट एज है। तो सैलिल्स का प्रेजेंट एज कितना आ गया? 12 साल। तो उसकी मम्मी का एज कितना होगा? उसकी मम्मी का एज कितना होगा? तो मदर्स एज = 3x, यानी 3 × 12 यानी 36। कितना आ जाएगा? 36। तो बच्चे का सैलिल्स का उम्र है 12 साल और उसकी मम्मी का है 36 ईयर्स। इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए आप लोग, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आया ना अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63। यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आता है? 63 आता है। द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर इज 2 × 5, यानी वो जो दोनों नंबर उनका रेशियो 2:5 दिया। रेशियो का क्वेश्चन हम लोग बहुत 8 क्लास में प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आसानी से बन जाएगा। तो फाइंड द 2 इंटीजर, दोनों इंटीजर बनाना है। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x, सॉरी फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 2x एंड सेकेंड इंटीजर इज इक्वल टू 5x, क्योंकि उनका रेशियो में दिया हुआ है। जब इसको भी x से मल्टीप्लाई, 2:5 है, 2:5 है, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। अगर आप रेशियो पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट इंटीजर कितना है? 2x, और सेकंड इंटीजर कितना हो जाएगा? 5x। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 63 है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है? सिंपली 5 बड़ा है ना? तो हम क्या करेंगे?
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है यानी माइनस जो है करने पे कितना आ रहा है 63। अब ये 5x माइनस 2x कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 63। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 63/3। ये कट के कितना आ जाएगा 21 यानी 21 आ गया। यानी हमारा जो x है वो 21 है, यानी कोई नंबर अभी नहीं आया है, हमको x का वैल्यू आया है, यानी वो वैल्यू है जिससे इसको क्या किया गया है कटाया गया है। अगर आप रेशियो पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा, नहीं आ रहा है तो रेशियो जाकर पढ़िए एक बार। फर्स्ट नंबर क्या है 2x है, यानी 2 × 21 यानी 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। सिमिलरली सेकंड नंबर क्या है 4x यानी 4 × 21, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 4 × 2 = 8 यानी 84, यानी दोनों नंबर हमारा आ गया। ऐसे इसमें बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये कॉइन्स वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि साथ में हम लोग सॉल्यूशन करते हुए चलेंगे एनसीईआरटी का पूरा, है ना। थोड़ा थोड़ा तो क्वेश्चन है। बोल रहा है रूबी हैज़ 3 times as many as 2 rupees coin as she has 5 rupees coin। देखिए यहाँ से यहाँ तो ना बच्चे पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि रूबी के पास 3 गुना है 3 times as many as 2 rupees coin है as she has 5 rupees coin, यानी जितना उसके पास 5 rupees coin है उससे 3 गुना 3 रुपए का कॉइन है। यानी सिक्का जो है उसके पास जो 3 रुपए का सिक्का है उससे अगर कंपेयर किया जाए 5 रुपीज से तो वो 3 गुना है। इफ सी हैज टोटल ऑफ 88 हाउ मेनी कॉइन्स डज सी हैव ऑफ ईच। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके बाद पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। 3 रुपए का सिक्का है, ऐसे समझिए कॉइन 3 रुपए का है और कॉइन 2 रुपए का भी, ये रफ कर रहे हैं हम लोग। यहाँ बोल दिया रूबी हैज 3 times as many as 2 rupees coin as she has 5। जितना उसके पास 5 रुपये वाला कॉइन है मान लो x, तो उससे 3 गुना उसके पास 2 रुपये वाला कॉइन है, यानी ये कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, हमेशा जो लास्ट में है ना उसको x मानिए, उससे कंपैरिजन में आसानी होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि मेरे पास जितना रुपए है उससे 2 गुना आपके पास है, मेरे पास जितना रुपए है उससे 2 गुना आपके पास है। तो अगर मेरे पास कितना है यह पता चल जाए तो आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना, मेरे पास अगर 10 रुपये है तो आपके पास 20 रुपये है, मेरे पास 50 रुपये है तो आपके पास 2 गुना है, यानी आपके पास 100 रुपये है ना। तो सिमिलरली लेट 5 rupees coin is equal to x, then 2 rupees coin will be 3x। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो रिलेशन दिया हुआ कि उसके पास जो 2 रुपये का कॉइन है वो 3 गुना है 5 रुपीज़ से, तो 5 का x है तो इसका हो जाएगा 3x। इफ सी हैज टोटल 88 रुपीज़, उनके पास टोटल कितना है 88 रुपीज़ है। इसको इस तरीके से समझिए, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 5 रुपये का नोट है और 10 रुपये का नोट है। ठीक है, अब 5 रुपये का नोट आपके पास 2 पीस है और 10 रुपये का 3 पीस है, तो आपके पास टोटल रुपया कितना हुआ, तो 5 × 2, 5 रुपये का 2 गो नोट प्लस 10 रुपये का 3 गो नोट, ये कितना हो गया 10 और ये हो गया आपका 30, यानी टोटल रुपया कितना आपके पास 40। आप यहाँ से ही बता सकते थे डायरेक्ट, है ना, लेकिन एक्चुअली हम ये कर रहे हैं। आप बोल दोगे सर 5 का 2 नोट है यानी 10 रुपये और ये 10 का 3 यानी 30 रुपये, जोड़े तो आ गया 40 रुपये, लेकिन एक्चुअली में क्या कर रहे हैं हम नोट को रुपए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास टोटल कितना रुपया दिया हुआ है, टोटल 88 रुपीज़ दिया हुआ है, टोटल 88 रुपीज़ दिया हुआ है। अब x रुपये 5 रुपये का कॉइन x है यानी 5x, रुपए को 5 रुपए को जितना कॉइन है उससे क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए। सिमिलरली 3x × 2 यानी 3 रुपये 2 रुपये का कॉइन इतना है और तो क्या किया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और टोटल कितना आ गया 88। तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा 88। तो ये कितना हो जाएगा 11x = 88। x = कितना हो जाएगा, कट के आ जाएगा 8। ठीक है, यानी 5 रुपीज़ का जो कॉइन है उसके पास कौ गो है 8 गो है, क्योंकि x क्या माने है 5 रुपीज़ का कॉइन 8 गो है। 5 रुपीज़ कॉइन ऐसा लिख देंगे
5 rupees 5 coin is equal to 8 and ₹2 coin is equal to 3x है, यानी 3 into 8 यानी 24। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है फार्मर कट्स 300 फीट फेंस इंटू 2 पीस। फेंस किसको बोलते हैं? जिस चीज से हम किसी चीज को घेरते हैं, किसी चीज को घेरते हैं उसको क्या बोलते हैं? फेंस। तो मान लो कि एक रस्सी है, फेंस को इस तरीके से समझो कि एक रस्सी है, एक रोप है, वो 300 मीटर लंबा है। मान लो यहां से यहां तक ये रस्सी है और ये 300 मीटर लंबा है। इसको 2 पीस में काट दिया है। जो फार्मर है उसको 2 पीस में काटा है। अब क्या दिया रिलेशन? द लॉन्गर पीस इज 4 times द शॉर्टर पीस। यहाँ क्या बोल रहा है? जो लॉन्गर पीस है वो 4 गुना है किससे? शॉर्टर पीस से। अब यहाँ मान लो यहाँ से काटा है, ये शॉर्टर है वो लॉन्गर है, ठीक है ना। तो हमेशा क्या बोल रहे हैं? जो लास्ट में उसको x मानो, तो हम शॉर्टर को x मान लिए, तो लॉन्गर कितना हो जाएगा? 4x। सिंपल है ना, क्योंकि बोला कि जो लॉन्गर है, जो लॉन्गर पीस है वहाँ लिखा हुआ लॉन्गर है वो 4 times है, 4 गुना है। तो अगर x है तो ये क्या हो जाएगा? 4x। अब इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? x + 4x जोड़ दिए तो 300 के बराबर ही होगा, क्योंकि पूरा रस्सी तो 300 मीटर का ही है। इसको 2 पार्ट किया तो ऐसा थोड़ा ना कि उसका कम हो जाएगा, वो फिर भी कितना होगा? 300 मीटर का ही होगा। तो ये हो जाएगा 5x = 300। ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 60। सिंप्लीफिकेशन ये तो आता होगा बेसिक। तो ये 60 का है, तो ये कितना है? 4 × x यानी 4 × 60, यानी ये कितना है? 240 मीटर का है और ये 60 मीटर का है। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। सिमिलरली आगे क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its breadth। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोले? जो लेंथ, अब एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, पहले रेक्टेंगल बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक रेक्टेंगल है, क्या दिया हुआ है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब ये लंबाई जो है वो क्या है? 3 ज़्यादा है। क्या है? 3 ज़्यादा। अब किससे 3 ज़्यादा है? तो ट्वाइस इट्स विड्थ यानी ब्रेथ, यानी ब्रेथ के दुगुना से 3 ज़्यादा है। हम क्या बोले? जो भी लास्ट में है ना उसको आंख बंद करके x मान लो। लेट्स हम इसको x मान लिए। ये क्या है? x मीटर है। सेंटीमीटर में सब तो सेंटीमीटर लेंगे, ये x सेंटीमीटर है। तो इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो लेंथ है वो क्या है? 3 ज़्यादा है। क्या है? +3 है। किससे +3 है? ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी ब्रेथ से 2 गुना से 3 ज़्यादा। यानी हमारा ये है x, तो ये क्या आ गया? 2x + 3। हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो 3 ज़्यादा है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसके ब्रेथ के दुगुना से 3 ज़्यादा, इसके ब्रेथ से के दुगुना से 3 ज़्यादा। तो दुगुना करके क्या किए? 3 जोड़ दिए। और बोला इट्स पेरीमीटर इज 24। तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी लेंथ ब्रेथ क्या है? डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई क्या है। तो लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है 2 × L + B। पेरीमीटर कितना दिया हुआ? 24 = 2। L कितना है? तो L x है, सॉरी L ये है, L कितना है? 2x + 3। ब्रेथ कितना है? तो ये है x। इसको सॉल्व कर लेंगे 24 2, ये हो जाएगा 2x और x कितना हो जाएगा? 3x + 3। ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। आप चाहें तो इसको एक बार मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको सिंप्लीफाई करें, क्या करेंगे हम? x निकाल लेंगे। जो x निकालेंगे वो क्या मिलेगा? हमारा चौड़ाई, और यहाँ पे रख देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? लंबाई। आप इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। इस तरीके से इसका वर्ड प्रॉब्लम खत्म हुआ। अब हमारा तो अब कॉन्सेप्ट शुरू होता है 2.3 का, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बोले थे स्टार्टिंग में कि 2.2 और 2.3 हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से समझिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए कि कोई लड़का है जिसका नाम सोनू है। सोनू को छोड़िए,
आपका जो नाम है वो आप नाम मान लीजिए आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। मान लो आपका नाम क्या है, जो भी है लिख लो अपने कॉपी पे, बट हम सोनू को ले रहे हैं, सोनू है। सोनू के पास 20 रुपये है। कितने रुपए है? 20 रुपये। सोनू के पास 20 रुपये है, तो क्या करेगा 20 रुपये का? वो कुछ खरीद के खाएगा, चॉकलेट वॉकलेट। लेकिन सोनू बहुत समझदार लड़का है, वो पैसा जमा करता है। वो क्या करता है? पैसा गुल्लक में जमा करता है। तो उसके पास 20 रुपये था, और उसका जो गुल्लक है, लेट्स ये उसका गुल्लक है, ओपन गुल्लक नहीं, ऐसे हम बनाए, इसमें ये 20 रुपया रखा हुआ है। अब क्या होता है कि उसके चाचा जी हैं जो उसको डेली 5 रुपये देते हैं। डेली कितने रुपये देते हैं? 5 रुपये। फर्स्ट डे उसके पास 20 रुपये था, सेकेंड डे उसके पास कितना रुपये हो जाएगा? तुम बोलो सर 20 रुपये उसके पास था और 5 रुपये उसके चाचा जी दे दिए, तो उसके पास हो गया 25 रुपये, ठीक है। तीसरे दिन कितना हो जाएगा उसके पास? सर 20 रुपये था, ठीक है ना, 20 रुपये तो उसका फिक्स्ड है जो उसके पास है, और उसके चाचा जी उसको पहले 5 दिए थे और फिर आज 5 दे दिए, यानी 5 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। तुम बोलोगे सर डायरेक्ट करो ना आप, 20 रुपये था, पहला दिन दिया तो 25 हो गया, दूसरे दिन दिया तो 30 हो गया। सही है, बट इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं। किस में लिख रहे हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म में। फोर्थ डे उसके पास कितना हो जाएगा? तो 20 प्लस 5 रुपये और 3, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं ना, फर्स्ट डे यहां से शुरू करते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग को एक्सप्रेशन तैयार करना है। यहां से लिखते हैं फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे। ऐसे फोर्थ डे कितना हो जाएगा उसके पास? तो 20 रुपये था और उसके चाचा जी उसको 5 रुपये और दे दिए चौथा दिन। सिमिलरली ऐसे ही देते जाएंगे। यानी तुम देखो, तुम एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, जो ध्यान देने वाली चीज़ क्या है कि ये तो फिक्स रह रहा है, ये भी फिक्स हो रहा है, और ये चेंज होता जा रहा है। जब पहला दिन था तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, दूसरे दिन 2। अब हम तुमसे पूछेंगे कि सोनू के पास 50 दिन बाद कितने रुपए होगा, 200 दिन बाद कितने रुपए हो जाएगा, 5 साल बाद कितने रुपए हो जाएगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम इसको एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इसको एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं कि सोनू के पास जो पैसा है, सोनू हैज मनी, वो एक एक्सप्रेशन है। क्या है? 20 जो है कि फिक्स चार्ज है, 20 जो है वो फिक्स रुपए है, प्लस 5 रुपये पर डे मिलता है उसको। यहां पर हम इसको x लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? x। 20 रुपये मिल रहा है उसको। अब x का वैल्यू जब 1 लिए, ऐसे 2 लेंगे दूसरे दिन, तीसरे दिन के लिए 3 रखेंगे, चौथे दिन के लिए 4 रखेंगे, 5वें दिन के लिए 5। अगर हम तुमसे पूछते हैं कि 40 डेज के बाद उसके पास कितने रुपए हो जाएगा, तुमको गिरने की जरूरत नहीं है। 20 प्लस 5 इंटू 40, तो उसके पास हो जाएगा 220 रुपये। कितना हो जाएगा? 220। ओके, ठीक है ना, आ रही बात समझ में? चलो एक 2 एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेंगे तो ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, यहां पे क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एन ऑटो रिक्शा फेयर कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। अच्छा, ऐसा क्या होता है, एक चीज़ समझिए। जैसे एक बार हम घूमने गए थे अहमदाबाद,
ठीक है ना। तो अहमदाबाद घूमने गए तो वहाँ पर क्या होता है, मतलब ऐसे बड़े बड़े शहर में क्या होता है, जब आप टैक्सी लेते हो या फिर आप ऑटो लेते हो तो ऑटो में क्या होता है, एक फ़िक्स चार्ज होता है। जैसे हम गए ऑटो में बैठे, हम बोले थे कि हमको जाना है, कहीं पे जाना था, हमको याद नहीं है, कहीं भी जाना है हमको, तो हम उससे बोले कि हमको वहाँ जाना है, कितना रुपया लगेगा, तो वो बोला मीटर से चलेंगे। किससे चलेंगे? मीटर से। तो हम बोले नहीं, एक बार बता दो, क्योंकि मीटर से चलने पे लो झोल कर देता है, कुछ ऊपर नीचे जोड़ देता है पैसा। हम बोले फिक्स बोल दो कितना लोगे, तो वो बोला नहीं, हम जो है ना मीटर से ही चलेंगे। तो हम बोले ठीक है, मीटर से बैठ गए हम, क्योंकि ऑटो मिल नहीं रहा था हमको बहुत देर से। तो जैसे हम ऑटो में बैठे तो जैसे वो मीटर ऐसे गिराया तो उस पर 15 रुपये लिख के आने लगा। तो हम बोले कि भाई अभी तो हम ऑटो पे बैठे ही नहीं, ऑटो पे अभी बैठे ही हैं और गाड़ी चला भी नहीं और 15 रुपये दिखाने लगा। तो वो बोला कि देखिए सर, ये 15 रुपये फिक्स चार्ज है, इसके बाद आप जितना किलोमीटर जाइएगा उसके अकॉर्डिंग पैसा लगेगा। यानी आप 15 रुपया, अब 1 किलोमीटर का 10 रुपया लगता है। तो अगर आप समझिएगा, इसको रियल लाइफ में समझिएगा कि 15 रुपया उसका फिक्स चार्ज हो गया, 15 रुपये क्या हो गया उसका फिक्स चार्ज हो गया। अब अगर हम जाते हैं लेट्स 4 किलोमीटर, कितना किलोमीटर जाते हैं? 4। 1 किलोमीटर का जो प्राइस है वो 10 रुपये है। 1 किलोमीटर का प्राइस कितना है? 10। अगर आप इसको समझेंगे इस तरीके से कि 15 रुपये फिक्स चार्ज प्लस 1 किलोमीटर का 10 रुपये, तो 4 किलोमीटर का कितना? 40 रुपये। यानी वो पूरा हमसे कितना रुपया लेगा? 55 रुपये लेगा। कितना रुपये लेगा? 55 रुपये लेगा। ठीक है। तो फिक्स चार्ज जो होता है ना, वो आप को एडिशनल चार्ज होता है। वो क्या होता है? एडिशनल चार्ज। जैसे आप कहीं मान लीजिए कि बर्थडे वगैरह मनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए आप मॉम्स पिज्जा में बर्थडे मनाने गए, तो वो बोला कि भैया ये जो आपको रूम दिया जाएगा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, उसका 500 रुपये लगेगा, फिर आप जो खाइएगा वो आपको एडिशनल देना होगा। तो ये जो 500 रुपये है वो क्या है? फिक्स है। सिमिलरली यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ऑटो रिक्शा है जिसमें फिक्स चार्ज होता है और चार्ज डिस्टेंस कवर, और जो चार्ज लगेगा वो देना होगा आपको। इफ द फिक्स चार्ज इज 15 एंड पर किलोमीटर चार्ज इज 10। यानी यहाँ पे क्लियर कर दिया कि 15 रुपया क्या है? फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज 15 है और 10 क्या है? पर किलोमीटर चार्ज। पर किलोमीटर चार्ज। तो बोल रहा है कि अगर कोई 2 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? फॉर 2 किलोमीटर। फॉर 2 किलोमीटर तो पहले तो फिक्स चार्ज देना होगा, प्लस 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 2 किलोमीटर का तो 2 × 10, तो ये कितना हो गया? सिंप्लीफाई कीजिएगा, ये आएगा 35 रुपीज। हाउ मच ही हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 5 किलोमीटर? 5 किलोमीटर के लिए इसको कितना रुपया देना पड़ेगा? 5 किलोमीटर फिक्स चार्ज 15 रुपये और प्लस 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 5 किलोमीटर का 10 × 5, तो ये कितना हो गया? 15। और ये कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 65 रुपीज़ देना होगा उसको। ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन, इफ सत्यम ट्रेवल एंड पेड 255, व्हाट डिस्टेंस डिड ही कवर? अगर सत्यम 200, सत्यम को जानते हो ना, सत्यम आम का सीजन आ गया है, आम थोड़ा पे कम ध्यान दो। इफ सत्यम ट्रेवल, अब कुछ सत्यम कुछ डिस्टेंस कवर किया है और 255 रुपये दिया है, तो बताइए कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया है। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया, तो हम इससे एक एक्सप्रेशन तैयार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्सप्रेशन। इसमें एक्सप्रेशन कैसे तैयार करेंगे? इसमें एक्सप्रेशन कैसे तैयार करेंगे? फिक्स चार्ज 15 रुपया है, प्लस 10 × n लिख देते हैं। n क्या है सर? 1 किलोमीटर के लिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 किलोमीटर के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे किए हैं 2 किलोमीटर के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 5 किलोमीटर के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जितना किलोमीटर जाना होगा उतना से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करके हम निकाल देंगे। यानी एक तरह का मशीन है। अगर हम तुझे बोल देंगे अगर कोई 20 किलोमीटर जाता है तो उसको कितने रुपये देना पड़ेगा? तो एक्सप्रेशन क्या है हमारा? एक्सप्रेशन क्या है हमारा? ये है, तो 15 + 10n। अगर कोई जाता है 20 किलोमीटर तो n हमारा कितना हो जाएगा? 20। 15 + 10 × 20, 15 प्लस ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 215। यानी 200
15 रुपये देना होगा उसको। कितने किलोमीटर के लिए? 20। यानी जितने किलोमीटर का निकालना है उसमें आप क्या रख दो? n सिंपली रख दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर सत्यम 255 किलोमीटर जाता है, सॉरी 255 रुपये पे करता है, तो वो कितना किलोमीटर गया है? पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर इसको हम यहाँ पे समझाते हैं। यानी जो हमारा एक्सप्रेशन है, यहां पे हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या है? 15 + 10n, ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब बोल रहा है कि 255 रुपये में कितना किलोमीटर गया, तो हमको n का वैल्यू निकालना है, और ये पूरा रुपया जो है वो कितना दिया है सत्यम? 255। अब यहां से n का वैल्यू निकाल लेते हैं। 15 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? -15। 10n, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240। यहां से n का वैल्यू निकालेंगे 240/10, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 24। यानी वो कितना किलोमीटर गया है? 24 किलोमीटर गया है, इसलिए 255 रुपये में वो 24 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, और एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है 1 नंबर, और कोई एग्जांपल चॉकलेट वाला है। यहाँ पे सोनू बोल रहा है क्वेश्चन, सोनू हैज 500 चॉकलेट। सोनू के पास जो चॉकलेट है वो 500 चॉकलेट है। ही डिस्ट्रीब्यूट 10 चॉकलेट एवरी वीक। हर हफ्ते वो 10 चॉकलेट बांट देता है। यानी अभी उसके पास 500 चॉकलेट है, एक हफ्ता बाद 10 घट जाएगा, 2 हफ्ता बाद 20 घट जाएगा, 3 हफ्ते बाद 30 घट जाएगा, है ना? क्योंकि वो हर हफ्ते, सोनू का बड़ा दिल है ना? सोनू बहुत दिलदार आदमी है, उसने चॉकलेट बांट रहा है वो 10 चॉकलेट एवरी वीक। फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चॉकलेट लेफ्ट आफ्टर n वीक। यानी n वीक के बाद उसके पास कितना चॉकलेट बच जाएगा, इसको एक्सप्रेशन में लिखना है। जिसको ऐसे समझिए कि उसके पास 500 चॉकलेट है, तो एक फर्स्ट वीक बाद, आफ्टर फर्स्ट वीक उसके पास कितना रुपये हो जाएगा, कितना चॉकलेट हो जाएगा? तो 500 है, 10 घट जाएगा क्योंकि हर वीक वो 10 बांट रहा है। आफ्टर सेकेंड वीक 500 - 20, क्योंकि एक हफ्ते में 10 बांटा, दूसरे हफ्ते में कितना बांटेगा? 20, तो 10 × 2 इंटू एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए। आफ्टर थर्ड वीक कितना बचेगा? 500 - 10 × 3। इसी हिसाब से आफ्टर n वीक क्या है? n क्या है? मतलब कोई भी हफ्ता, किसी भी हफ्ता, कोई भी हफ्ता निकालना है, 5 हफ्ता बाद कितना होगा, 20 हफ्ता बाद कितना होगा, तो वो n किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी n वेरिएबल है। n वीक के बाद कितना चॉकलेट बचेगा? तो 500 चॉकलेट है, और हर वीक में 10 बांटता है, और n वीक के बाद कितना होगा? तो n से मल्टीप्लाई करती है, ये हो जाएगा 500 - 10n। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी वीक विल ही हैव लेफ्ट 100 चॉकलेट। कितने हफ्ते के बाद उसके पास 100 चॉकलेट बच जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आया? ये एक्सप्रेशन लिख दिए। तो अभी इसके पहले जो हम क्वेश्चन किए थे, तो कितने हफ्ते के बाद उसके पास 100 चॉकलेट बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए, यहाँ पे करने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि n वीक के बाद उसके पास 100 चॉकलेट बच जाएगा, और यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी अब ये n वीक के बाद उसके पास 100 चॉकलेट बच रहा है, तो यहाँ से n का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 500, आप -10 को उधर भेज सकते हैं, 100 को इधर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 100 -10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +10n। ये कितना हो जाएगा? 400 10n। यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा? 40। यानी 40 हफ्ते बाद उसके पास 100 चॉकलेट बच जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, और एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
2.3 का। इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन है, फटाफट इसको कवर करते हैं। बोल रहा है स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, उसके सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपये है, एंड सी गेट 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी, यानी ही हैज 500 रुपीज़। सी है, लड़की है, तो सी हैज़ 500 इन हर बैंक अकाउंट, 500 रुपया उसके बैंक अकाउंट में है, ठीक है। और उसको हर मंथ 150 रुपया उसको पॉकेट मनी दिया जाता है। तो 150 सी गेट 150 एवरी मंथ, हर मंथ मिलता है। हाउ मेनी मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, यानी दूसरे महीना से, जैसे पहला महीने तो 500 है तो 150 रुपये उसको दूसरे महीने मिलेगा, तो दूसरे महीने से उसके बैंक अकाउंट में हर महीने कितना होगा। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ, यानी n मंथ के बाद, यानी n मतलब नंबर है, अब नंबर कुछ भी हो सकता है, पहले महीना, दूसरे महीना, तीसरे महीना, तो उन सबको वेरिएबल बनाया, क्या कर दिया है, n कर दिया है। तो इसको आपको एक्सप्रेशन लिखना है, क्या लिखना है, एक्सप्रेशन। इसको इस तरीके से समझिए, पहले महीने को छोड़ दीजिए, सेकेंड मंथ से, दूसरे महीना से, सेकेंड मंथ में उसके पास कितना रुपया होगा, तो 500 प्लस 15 रुपये। थर्ड मंथ में कितना हो जाएगा, 500 प्लस 15 इंटू 2। फोर्थ मंथ में कितना हो जाएगा, 515 इंटू 3, यानी ऐसे ही मंथ वाइज चेंज होता जाएगा, यानी नंबर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किए, फिर 2 से, फिर 3 से। तो आफ्टर nth मंथ, आफ्टर nth मंथ, यानी nth मंथ के बाद, ये nth क्या है, nth मतलब क्या हुआ, कुछ भी वेरिएबल, ठीक है ना। आफ्टर nth मंथ के पास कितना रुपया होगा, तो 500 प्लस 50, और यहाँ पे एक दिन था तो 1 से मल्टीप्लाई किए, 2 महीना था तो 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 से किए, इस तरीके से n महीना के बाद कितना होगा, तो 15 इंटू n। तो ये हम लिख दिए एक्सप्रेशन 15 इंटू n, यानी 50n। आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज का, क्वेश्चन 2 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये भी हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को कवर कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, चैप्टर समझ में आया होगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे 2.4 और 2.5, जो कि जैसे कि हम पहले ही बोल रखे थे कि एक साथ आएगा, ठीक है ना। देखिए हम चश्मा पहनना भूल गए, है ना, डॉक्टर बोला है कि चश्मा पहन के रहना है जब आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है, या जब भी आप मोबाइल चला रहे हैं तो। इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम भी हुआ था, हमने CT स्कैन भी जाकर करवाया है, ठीक है ना। तो अभी सब कुछ बढ़िया है, एवरीथिंग इज़ गुड, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप लोग की दुआएं से सब कुछ ठीक है। तो चैप्टर इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है ना। हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर में कुछ क्वेश्चन सेट देंगे आपको करने के लिए, और फिर उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए, ठीक है ना, और बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, हैव अ गुड डे।